भारतीय कला अपनी समृद्ध विरासत और विविधता के साथ विश्व भर में अपनी एक अनूठी पहचान रखती है। यह कला विश्व कला परिदृश्य में एक विशिष्ट स्थान रखती है, जो अपनी गहनता और विविधता के लिए जानी जाती है। भारतीय कला मात्र सौंदर्य बोध का माध्यम नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, दर्शन और आध्यात्मिकता का दर्पण है। यह कला हमें हमारे अतीत से जोड़ती है और हमारे समाज की गहरी समझ प्रदान करती है। हजारों वर्षों से भारतीय कलाकारों ने विभिन्न माध्यमों और शैलियों में उत्कृष्ट कृतियों का सृजन किया है, जो आज भी हमें मंत्रमुग्ध करते हैं। इन कृतियों में न केवल सौंदर्य है, बल्कि उनमें गहरी भावनाएं और विचार भी समाहित हैं। यह निबंध भारतीय कला के इतिहास का एक संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करता है, जिसमें प्रागैतिहासिक काल से लेकर आधुनिक काल तक के प्रमुख कालखंडों, शैलियों और प्रभावों पर प्रकाश डाला गया है। इसमें हम देखेंगे कि कैसे भारतीय कला ने समय के साथ विकास किया और विभिन्न युगों में अपने अनूठे रूपों को अपनाया। भारतीय कला की यात्रा प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों से शुरू होती है, जो मानव सभ्यता के प्रारंभिक चरणों में कलात्मक अभिव्यक्ति का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। इन चित्रों में हम मानव जीवन के प्रारंभिक रूपों और उनकी दैनिक गतिविधियों को देख सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन, मूर्तिकला और हस्तशिल्प में कला का उच्च स्तर परिलक्षित होता है। इस सभ्यता की कला में हमें उनकी उन्नत तकनीक और सौंदर्य बोध की झलक मिलती है। वैदिक और मौर्य काल में धार्मिक और राजनीतिक प्रभावों ने कला के विकास को नया आयाम प्रदान किया। इस काल में कला ने धार्मिक अनुष्ठानों और राजनीतिक घटनाओं को चित्रित किया। उत्तर मौर्य काल में शुंग और कुषाण काल की कला ने भारतीय कला के क्षितिज को और विस्तृत किया। इस काल की कला में हमें विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक प्रभावों का मिश्रण देखने को मिलता है। गुप्त काल को भारतीय कला का स्वर्णिम युग माना जाता है, जिसके दौरान मूर्तिकला, चित्रकला और वास्तुकला ने अभूतपूर्व ऊंचाइयों को छुआ। इस युग की कला में हमें भारतीय संस्कृति और समाज की गहरी समझ मिलती है। मध्यकाल में क्षेत्रीय शैलियों का विकास हुआ, जो स्थानीय परंपराओं और मान्यताओं से प्रभावित थी। इस काल की कला में हमें विभिन्न क्षेत्रों की अनोखी विशेषताओं और उनकी सांस्कृतिक धरोहर की झलक मिलती है। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रागैतिहासिक कला के प्रमाण मुख्य रूप से गुफा चित्रों के रूप में मिलते हैं। ये चित्र हमें उस समय के मानव जीवन, उनके परिवेश और सोहतुकर्म के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। इन चित्रों में शिकार के दृश्य, नृत्य और दैनिक जीवन की गतिविधियां शामिल हैं, जो उस समय के समाज की झलक दिखाते हैं। ये चित्र केवल कला नहीं, बल्कि इतिहास के जीवंत दस्तावेज हैं। मध्य प्रदेश के भीमबेटका, उत्तर प्रदेश के कैमूर पहाड़ियां और कर्नाटक के हुस्न जिले में स्थित गुफाएं प्रागैतिहासिक कला के महत्वपूर्ण केंद्र थे। इन गुफाओं में विभिन्न कालों की कला का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। भीमबेटका की गुफाएं, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी हैं, में लगभग 700 गुफाएं हैं, जिनमें से 400 से अधिक में चित्रकारी की गई है। इन गुफाओं में विभिन्न कालों की कला का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। ये चित्र हजारों वर्षों पुराने हैं और पाषाण युग के मध्य से लेकर ऐतिहासिक काल तक के मानव जीवन का चित्रण करते हैं। इन चित्रों में मानव आकृतियों के साथ साथ जानवरों और प्राकृतिक दृश्यों का भी चित्रण किया गया है। जानवरों, पक्षियों, मानव आकृतियों और शिकार के दृश्यों को यहां अत्यंत कुशलता से उकेरा गया है। इन चित्रों में हमें उस समय के समाज की संरचना और उनकी जीवन शैली की झलक मिलती है। प्रागैतिहासिक कला में प्रयुक्त रंग मुख्य रूप से प्राकृतिक रंग थे, जिन्हें मिट्टी, खनिजों और पौधों से प्राप्त किया जाता था। इन रंगों का उपयोग करके कलाकारों ने अपने अनुभवों और भावनाओं को अभिव्यक्त किया। लाल, काला, सफेद और पीला रंग इन चित्रों में प्रमुखता से दिखाई देते हैं। इन रंगों का संयोजन चित्रों को जीवंत और आकर्षक बनाता है। प्रागैतिहासिक कलाकारों ने रेखाओं, आकृतियों और रंगों का उपयोग करके अपने परिवेश और अनुभवों को अभिव्यक्त किया, जो आज भी हमें आश्चर्यचकित करते हैं। इन चित्रों में हमें उस समय के समाज की संरचना और उनकी जीवन शैली की झलक मिलती है। तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में विकसित हुई सिंधु घाटी सभ्यता अपने विकसित नगर नियोजन, उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली और कलात्मक कौशल के लिए जानी जाती है। यह सभ्यता अपने समय की सबसे उन्नत और संगठित सभ्यताओं में से एक थी,
जिसने नगर नियोजन और जल प्रबंधन के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे प्रमुख सिंधु स्थलों से प्राप्त कलाकृतियों से पता चलता है कि कला का उपयोग न केवल सौंदर्यीकरण के लिए किया जाता था, बल्कि यह उनके दैनिक जीवन का अभिन्न अंग था। इन कलाकृतियों में हमें उनके वस्त्र, आभूषण और घरेलू सामानों की झलक मिलती है, जो उनकी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते हैं। सिंधु सभ्यता की कला में मूर्तिकला, टेराकोटा कला, मुहरें, आभूषण और धातु शिल्प शामिल थे। इन कलाओं ने न केवल उनके धार्मिक और सामाजिक जीवन को समृद्ध किया, बल्कि उनके व्यापारिक और आर्थिक जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मूर्तिकला में पत्थर और कांस्य जैसी सामग्रियों का उपयोग किया जाता था। इन सामग्रियों से बनी मूर्तियां उनकी तकनीकी कुशलता और कलात्मक दृष्टिकोण को दर्शाती हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति और हड़प्पा से प्राप्त पुरोहित राजा की मूर्तियां सिंधु मूर्तिकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। ये मूर्तियां न केवल उनकी कला की उत्कृष्टता को दर्शाती है, बल्कि उनके समाज की धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं को भी उजागर करती है। सिंधु मोहरें, जो स्टीटाइट से बनी होती थी, न केवल लिपि के शुरुआती उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, बल्कि उन पर उकेरे गए जानवरों, देवी देवताओं और ज्यामितीय आकृतियों के माध्यम से सिंधु संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं पर भी प्रकाश डालती है। इन मोहरों का उपयोग व्यापार और प्रशासनिक कार्यों में भी किया जाता था। टेराकोटा का उपयोग मूर्तियों, खिलौनों और बर्तनों के निर्माण के लिए किया जाता था, जो सिंधु लोगों के दैनिक जीवन का अभिन्न अंग थे। टेराकोटा की इन वस्तुओं से हमें उनके जीवन शैली, खेल और धार्मिक गतिविधियों की जानकारी मिलती है। वैदिक काल लगभग 1500 से 500 ईसा पूर्व के बीच में धर्म और आध्यात्म का कला पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस काल में कला मुख्य रूप से यज्ञ हवन जैसे धार्मिक अनुष्ठानों और कर्मकांडों से जुड़ी थी। लकड़ी, मिट्टी और पत्थर जैसी सामग्रियों का उपयोग वेदियों, मूर्तियों और अन्य धार्मिक कलाकृतियों के निर्माण के लिए किया जाता था। मौर्य काल 322 से 185 ईसा पूर्व के बीच में सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान कला को राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और अपने शासनकाल में बौद्ध स्तंभों, स्तूपों और विहारों का निर्माण करवाया। अशोक स्तंभ, जो पॉलिश किए गए बलुआ पत्थर से बने होते हैं, अपनी चमकदार सतह, सुंदर नक्काशी और ऊपर स्थापित पशु आकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ, जिसके शीर्ष पर 4 सिंह हैं, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। शुंग और कुषाण काल की कला में हमें एक अद्वितीय सौंदर्य और विविधता दिखाई देती है। इस समय में बुद्ध की मूर्तियों और स्तूपों का निर्माण हुआ, जो आज भी भारतीय कला के महत्वपूर्ण उदाहरण माने जाते हैं। शुंग काल में पत्थर की मूर्तिकला और वास्तुकला का विकास हुआ, जबकि कुषाण काल में गांधार और मथुरा शैली की मूर्तिकला का उत्कर्ष देखा गया। इस काल की कला में हमें भारतीय समाज की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता की झलक मिलती है। भारतीय कला का स्वर्णिम युग गुप्त काल को माना जाता है। इस समय में कला, साहित्य और विज्ञान में अद्वितीय प्रगति हुई। गुप्त काल की मूर्तिकला, चित्रकला और वास्तुकला में शिल्पकारों की अद्वितीय प्रतिभा और रचनात्मकता का प्रदर्शन होता है। इस युग की कला में हमें भारतीय संस्कृति की गहराई और उसकी समृद्धि की झलक मिलती है। गुप्त काल की कला ने भारतीय कला को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया, जिसे आज भी सराहा जाता है। भारत की क्षेत्रीय शैलियों का विकास एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यहां हर राज्य और क्षेत्र ने अपनी अनूठी कला और शिल्प को विकसित किया है। राजस्थान की मिनिएचर पेंटिंग से लेकर बंगाल की पटचित्र तक, हर शैली में एक अलग ही रंग और रूप देखने को मिलता है। फारसी और भारतीय कला का मेल एक अद्वितीय संयोग है। मुगल साम्राज्य के दौर में फारसी कला और भारतीय कला का संगम हुआ, जिससे एक नई और सुंदर शैली का जन्म हुआ। इस मेल ने भारतीय कला को एक नया आयाम दिया और इसे और भी समृद्ध बनाया। आधुनिक युग में भारतीय कला में नए प्रयोग और दिशाएं देखने को मिलती हैं। कलाकार पारंपरिक शैलियों के साथ नए माध्यमों और तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। यह एक रोमांचक समय है, जब कला की सीमाएं निरंतर विस्तारित हो रही हैं।
भारतीय कला का संरक्षण और प्रोत्साहन अत्यंत आवश्यक है। सरकार और विभिन्न संस्थाएं इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। कला के प्रति जागरूकता बढ़ाना और नई पीढ़ी को इसके महत्व से अवगत कराना भी हमारी जिम्मेदारी है।